जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर सॉरी, यहाँ पे गलत है। तो ये भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सो हाँ, ये इस चीज़ को हमने देखना है, बैकएंड को देखेंगे। और बैकएंड में आज हमने देखना है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन को। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो ये इस कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लास्ट लेक्चर है। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह बाकायदा कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन हमारी उसमें प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएगा। तो इसको भी जरा प्लीज गौर से देखिएगा कि इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में क्या काम होता है स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसके साथ रिलेट है कि जब प्रोसेसर काम करता है उस वक्त प्रोसेसर के पास कुछ प्रॉब्लम्स भी रेज होती हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम के प्रोसेसर के पास अगर बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन आ जाती है तो वो प्रोसेसर क्या करे। जैसे पैरेलल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होती है, एक टाइम एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। जैसे मॉडर्न हमारे पास मिलियंस इंस्ट्रक्शन इन पर सेकंड एग्जीक्यूशन चलती है। तो फिर इस सूरत में क्या होता है, या इस सूरत में जो आपका कंपाइलर है वो क्या करता है, हमने इस चीज को डिस्कस करना है कि अब हम बिल्कुल प्रोसेसर की तरफ चले गए, उसके पास इंस्ट्रक्शन जा रही हैं। अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ एक बात मैं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको कंपाइलर ने देखना है, हैंडल करना है। तो उस वक्त कंपाइलर, जब प्रोसेसर को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर कंपाइलर क्या काम करे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग कि इसमें क्या करता है, अवॉइड। अच्छा, पहले तो हम बात करें कि इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स। अगर एक इंस्ट्रक्शन चल रही है तो दूसरी को रोकना है, उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करना जब तक पहले वाली एग्जीक्यूट ना हो जाए। और ये भी सूरत हाल आएगी हमारे सामने कि एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद देन दूसरी ने एग्जीक्यूट होना है, या एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट बनेगा तो वो दूसरी को आगे फॉरवर्ड रिजल्ट किया जाएगा, फिर देन दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये उसकी रिक्वायरमेंट में है। अब ऐसी सूरत में शेड्यूलिंग का काम करना पड़ता है, और ये कंपाइलर जो है इस चीज में ये काम करता है स्टूडेंट्स। इस इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में जो काम किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सबसे पहले अवॉइड हार्डवेयर स्टॉल एंड इंटरलॉक्स। स्टूडेंट्स ये आगे बड़ी तरतीब से आ रहे हैं, हम इनको देखते हैं। उसके बाद ये काम क्या करता है, यूज ऑल फंक्शनल यूनिट प्रोडक्टिवली। तमाम फंक्शंस जो उस कंपटीशन में आ रहे, जो एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं, तमाम फंक्शंस को यूज करता है। ऑप्टिमल शेड्यूलिंग इन एनपी कंप्यूट। और कहीं आपकी कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है, स्टेटमेंट आ गई और वो कोई प्रॉब्लम आ गई और वो सॉल्व हो रही है, तो उस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक बेहतरीन शेड्यूल प्रोवाइड करता है। ये सारे काम किस में है, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग में है। और ये कौन काम कर रहा है, ये आपका बैकएंड, जो कंपाइलर का बैकएंड है वो ये काम कर रहा है। आइए हम इसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इस तमाम चीजों में ये कंपाइलर क्या करता है, या ये क्या चीजें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अवॉइड हार्डवेयर स्टॉल एंड इंटरलॉक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। मैंने डिफरेंट मटेरियल से ये डाटा लिया है, बाज नेट से भी लिया है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा है ना, पाइपलाइन प्रोसेस डिजाइन। अच्छा, ये स्टूडेंट्स पाइपलाइन क्या होता है, ये जब आपकी पैरेललिज्म, पैरेलल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है, मीन सेम टाइम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके लिए पाइपलाइनिंग को यूज किया जाता है। और जब ये ऐसे प्रोसेसर बनाए जाते हैं जो पाइपलाइन प्रोसेसर होते हैं, तो उसमें फिर क्या है, अ स्टॉल इज अ डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो फिर ये जो पाइपलाइन, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसमें स्टॉल को रखा जाता है, सामने स्टॉल को देखा जाता है। ये स्टॉल क्यों है, आपकी जो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है उसमें डिले रखा जाए, उसमें वक्फा रखा जाए। किस लिए, in order to resolve the hazard। स्टूडेंट्स
मैंने अभी कहा कि जब पैरेलल पैरेलल इंस्ट्रक्शन चलती है, एग्जीक्यूशन चलती है, तो फिर एक इंस्ट्रक्शन अगर चल रही है उसका रिजल्ट बनेगा तो दूसरी ने चलना है, तो फिर ये जो अगर अगर पहला अभी रिजल्ट बना नहीं हो, दूसरी की एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, तो ये एक हैजर्ड, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है प्रोसेसर के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए फिर ये स्टॉल का काम लिया जाता है। और स्टॉल क्या है कि एक एग्जीक्यूशन में डिले डाल दिया जाता है। मसलन पहली एग्जीक्यूशन चल रही थी, उसका रिजल्ट बनना था, अगली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन तब होनी थी। अब पहली अभी कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। अब अगर दूसरी की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है तो उसमें डिले डाल दिया जाए, उसमें स्टॉल डाल दिया जाए, फिर वो मसला उसका हल हो सकता है। वो एक तो ये मसला हल हो गया। लेकिन जी अच्छा, सर। अब बाद में बात करते हैं कि कंपाइलर इस जिम्मे में क्या करता है, वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, एक तो मसला इस तरीके से हल हो गया कि दूसरी जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी उसकी एग्जीक्यूशन में स्टॉप डाल दो, उसमें डिले डाल दो, उसमें स्टॉल डाल दो, वो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, नहीं चलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए बबल एक यूज किया जाता है, वो जब आगे अगर कहीं हमारे सामने आएगा तो हम उसको देखेंगे। इफ दिस सिचुएशन अराइजेस, अगर कहीं ये आपकी स्टॉल या ये जो हैजर्ड वगैरह ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है विल स्टॉल द इंस्ट्रक्शन बाय वन साइकिल, क्लॉक साइकिल। अच्छा, ये क्लॉक साइकिल तो आप जानते होंगे, जैसे आपकी कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो वो एक क्लॉक साइकिल जी सर। के लिए चाहिए होता है, ये आप जानते हो। इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उनको आगे लोड करना, आगे उनको एग्जीक्यूट करना, ये इसके लिए जो है वो ये क्लॉक साइकिल होता है, बड़ा इंस्ट्रक्शन के लिए क्लॉक साइकिल। तो अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? अच्छा, ये कंट्रोल यूनिट पीछे से, ये भी आप जानते हैं कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन रैम में पड़ी होती है वहां से कौन लेता है, फैच कौन करता है? कंट्रोल यूनिट अपने पास रख लेता है, उनको डिकोड करने के बाद देन वन बाय वन इंस्ट्रक्शन आगे भेजता रहता है, ये आप जानते होंगे। अब ये कंट्रोल यूनिट इस सिमरे में कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई कि अभी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, उसकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई, दूसरी की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इस सूरत हाल में कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो क्या स्टॉल डाल देगा, भाई रुक जाओ, अभी पहले का होने दो काम, फिर आपने एग्जीक्यूट होना है। और ये जो डालेगा वो बाई वन क्लॉक साइकिल, एक क्लॉक साइकिल का वो डिले डाल देगा। अब यहाँ हैजर्ड्स की भी या डेफिनेशन क्या, द प्रॉब्लम्स व्हेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द क्लॉक साइकिल। अभी यानी कि अभी एक की पूरी नहीं हुई, दूसरी एग्जीक्यूशन होगी, अगर उसकी स्टार्ट हो भी जाए तो वो तो नहीं हो सकती, जब पहले की रिजल्ट नहीं बनेगा दूसरी का हो नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 2+3 × 6। अब 2 × 6 जब तक नहीं होता तब तक 3, हमारे पास स्टेटमेंट है 3+2 × 6। अब 2 × 6 नहीं होता जब तक, तो 3 में ऐड नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं ऐड होगा। तो पहले प्लस मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ही आगे देन एडिशन का काम होगा। अगर अगर दूसरी भी एडिशन की भी साथ चलने लग जाए तो ये तो काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा, तो ये प्रॉब्लम रेज हो जाएगी। अब इसको कंट्रोल यूनिट जो सॉल्व करेगा। सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशंस विद द मैकेनिज्म ऑफ पाइप। अब पाइपलाइनिंग का काम होता है, एक इंस्ट्रक्शन आई उसका काम हुआ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सो ऑन, ऐसे चलती रही। ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन सीक्वेंस। और ये जो इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे एक इंस्ट्रक्शन आई उसका काम हुआ, वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, एक पाइपलाइन चल रही है, ये पाइपलाइन चलती रहेगी। तो सीपीयू तो ऐसे काम कर रहा है। अच्छा, वन कंपोनेंट इंस्ट्रक्शन रेफर टू अदर दैट इज कंप्यूटेड अर्लियर। अब वही बात आ गई कि एक इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक दूसरी नहीं चल सकती। ये सिचुएशन जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 3+2 × 6, तो ये ऐसी सिचुएशन में तो आपकी पहले जब मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी एडिशन का काम नहीं होगा। तो फिर देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टिल बीइंग कंप्यूटेड एंड द रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल। तो अगर पहली अभी चल रही है, दूसरी के पास अभी रिजल्ट नहीं आया, तो ये सिचुएशन तो आती है, आएगी, लाजमी आएगी। पहली का रिजल्ट बनेगा तो दूसरी के पास आएगा। तो फिर
A hardware mechanism is available called hardware interlock to prevent this situation. तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए, हाँ अभी रिजल्ट नहीं बना, दूसरी की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल स्टार्ट होगी, सजेस्ट कर लेते हैं स्टार्ट होगी, तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब जब तक पहले का रिजल्ट बनेगा फिर दूसरी स्टार्ट होना है, तो उसके लिए ये एक इंटरलॉक है जो ये काम करता है कि ऐसा ना हो जाए कि अभी पहली का रिजल्ट बना ही नहीं और दूसरी जो है वो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। तो इसको रोकने के लिए ये इंटरलॉक है। अब इसके लिए कंपाइलर जो है, जैसे शुरू में हमने देखा कि वो इंस्ट्रक्शन को शेड्यूल करता है, तो एक मेथड है उसके पास, शेड्यूलिंग मेथड है जिसको मोडुलो शेड्यूलिंग का नाम देते हैं। वो कंपाइलर इसको यूज करते हुए ये सारा काम करता है, इंस्ट्रक्शन को शेड्यूल कर देता है कि एक टाइम, इतने टाइम के लिए ये इंस्ट्रक्शन जाएगी, फिर उसके बाद ये जाएगी, फिर उसके बाद ये जाएगी। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन का शेड्यूल होता है और उसी शेड्यूल के हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहती है और फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं आती। तो इस सारे जो सिनारियो मैंने आपके सामने रखा, इसमें कंपाइलर का मेन काम है कि इसने एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करना है कि आगे इंटरलॉक का काम भी ना करना पड़े और स्टॉल्स भी ना लगाने पड़े। ये इस कंपाइलर ने करना है, ये इस कंपाइलर की फंक्शनैलिटीज है। स्टूडेंट्स, यूज ऑल फंक्शनल यूनिट प्रोडक्टिवली। ये भी स्टूडेंट्स उसी चीज की तरफ ही इशारा करता है कि जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी, उसका रिजल्ट बनेगा तो दूसरी के पास आएगा। अब प्रोडक्टिवली का मतलब ये है कि पहले का रिजल्ट बने तो दूसरी का रिजल्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहली का भी बना नहीं है दूसरी का रिजल्ट बन जाए, तो ये एक सीक्वेंस से चलना है। अब यहाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस सारी प्रोडक्टिव जो सिक्वेंशली एग्जीक्यूशन हो रही है, इसमें जितने भी यूनिट यूज किए जा रहे हैं, जो जो चीजें यूज की जा रही हैं वो सारी यूज होनी है। और जिस शेड्यूल के हिसाब से कंपाइलर ने शेड्यूल बनाया हुआ उस हिसाब से वो इस्तेमाल हो। दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ ऑल फंक्शनल यूनिट्स प्रोडक्टिवली। द बैकएंड नीड्स टू शेड्यूल इंस्ट्रक्शन। वही बात आ गई कि बैकएंड जो है वो शेड्यूल करता है टू अवॉइड हार्डवेयर स्टॉल एंड इंटरलॉक। ये हम पीछे देख चुके हैं कि हार्डवेयर स्टॉल और इंटरलॉक क्या होते हैं। द जनरेटेड कोड शुड यूज ऑल जनरेटेड कोड्स। अब देखिए यहाँ पे कि द कोड जनरेट, यहाँ पे स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ पे इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है या मेरे लिखने में मेरे से कोई गलती हो गई है। आप इसको देखें, बाद में इसको देखते हैं क्या। इंस्ट्रक्शन शेड्यूल, वही बात आगे कि इंस्ट्रक्शन का शेड्यूल करना, यानी ये कंपाइलर की जिम्मेदारी है, उसने इंस्ट्रक्शन को शेड्यूल कर देना। स्टूडेंट्स, ये बैकएंड में हमने देखा था कि लिंकर और लोडर भी होते हैं, इनका भी तल्लक रहता है कंपाइलर के साथ। तो इनका क्या तल्लक है कि किस हद तक आपके कंपाइलर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको जरा थोड़ा सा देख लो। तो लिंकर, जैसे आप जानते हैं कि इसने बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में जोड़ना होता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में जोड़ना होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस स्टेज पे अब हम जो खड़े हैं ये हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट कोड के ऊपर आए हूँ, यानी वो प्रोग्राम हमारे सामने, वो कोड हमारे सामने जो 0-1 की फॉर्म है और जिसने प्रोसेसर के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाना है, हम उस स्टेज पे खड़े। अब जो लिंकर है, हमने ये देखा था कि हमारे जो सोर्स कोड होता है उसमें मॉड्यूल्स भी होते हैं, मीन आपका जो कोड है वो पार्ट्स की शक्ल में भी होता है। जैसे आपने कोड लिखा और उसमें आपने फाइल्स को इंक्लूड कर लिया, जैसे हैश इंक्लूड stream.h, आपने फाइल्स, या आपने इवन कोई अपनी फाइल बनाई उसको अपने प्रोग्राम में, जैसे आप फाइल हैंडलिंग में आपने देखा होगा फाइल्स बनाते हैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, या फाइल्स से सिंपली आप वहाँ पे डाटा स्टोर कर देते हैं, वहां से उठा लेते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो फिर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है। अब ये जो कोड आपने सेपरेट मॉड्यूल की शक्ल में रखा हुआ है, इसको भी ये भी कन्वर्ट हो जाता है 0-1 की फॉर्म में,
लेकिन जब ये फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ आता है तो फिर इन ये जो अलहदा से कोड जो 01 में आपका मॉड्यूल्स की शक्ल में पड़ा है, वो आपके सोर्स कोड जो 01 में तब्दील हो चुका है उसके साथ उसका लिंक होना लाजमी है। मसलन आपने कहा जी सी आउट, आपने लिखा सी आउट हमें पाकिस्तान प्रिंट करवाओ। अब सी आउट का फंक्शन या ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, ये तो आपका पड़ा हुआ आयोस्ट्रीम क्लास के अंदर, सॉरी फाइल के अंदर। अब वहां से अगर वो फाइल आप उसको नहीं लेके आएंगे अपने प्रोग्राम में तो ये आपको कभी भी आउटपुट नहीं देगा। अब वो जो डेफिनेटली ये जो आईस्ट्रीम ये जो फाइल्स है इनके अंदर भी इंस्ट्रक्शंस ही हैं एक्चुअली, और ये भी आपकी जो है वो 01 की फॉर्म में चेंज होके आपके यहाँ फाइनल स्टेज के ऊपर आपके पास है। तो इनका फिर आपकी सोर्स कोड जो 01 में चेंज हो चुका है उसके साथ लिंक होना जरूरी है। तो ये लिंक कौन करेगा? ये लिंकर करेगा। इसके अलावा जो काम है इसका, सर्च रेफरेंस्ड मॉड्यूल्स रूटीन्स इन द प्रोग्राम। अब रेफरेंस मॉड्यूल का मतलब क्या है? जैसे आप स्टूडेंट जैसे आपने फंक्शंस को देखा होगा, उसमें आप क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं और बाहर जाके बॉडी से, मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर जाके सॉरी पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर जाके आप उसको डिफाइन कर लेते हैं। अब क्या है, अब जब उसको कॉल करते हैं तो ये आपकी जो बॉडी आपने बाहर मेन फंक्शन की बॉडी से बाहर फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ये एक तरह का रेफरेंस है कि आप अपने मेन फंक्शन को बता रहे हैं कि जी आपने इस फंक्शन के साथ काम करना है। और जब कंपाइलर जाएगा तो वो इस रेफरेंस को भी ढूंढेगा। अब ये रेफरेंस ढूंढने का काम किसका है? ये इस लिंकर का है कि आपने जो मॉड्यूल बनाया हुआ है वो उसके साथ उसका लिंक है और ये रेफरेंस ढूंढना उसने। और बात कि डिटरमाइंस मेमोरी लोकेशन वेयर द दीज फाइल्स विल बी लोडेड। और ये जो रेफरेंस पड़े हुए हैं या जो आपकी अलग से फाइल्स हैं जिनके अंदर आपके कोड्स पड़े हुए हैं, जैसे हमने हेडर फाइल्स की बात की, तो इनको मेमोरी में किस जगह स्टोर करना है, इनको मेमोरी में किस लोकेशन पे रखना है, ये भी इस लिंकर का काम है, ये भी इस लिंकर ने काम करना है। इस तरह स्टूडेंट्स लोडर है, ये भी आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्सा है और सिस्टम का, और लोड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन द मेमोरी। और जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, किसी भी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, आप जानते हैं उनको लोड कर देता है। इस तरह कैलकुलेट द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनके साइज कितना है, ये इस चीज को भी कैलकुलेट करता है। तो ये 12 लिंकर और लोडर जो है इनका तल्लक हमारे प्रोसेसर के साथ रहता है। जैसे आप देख चुके हैं, जैसे कोई अलग से फाइल है या कोई आपका मॉड्यूल्स पड़ा हुआ है, जैसे रूटीन्स है, आपकी डिफरेंट रूटीन्स होती है आपके प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, तो उनको लिंक करने के लिए ये आपके यूज करते हैं और फिर दैन इनको रैम में लोड भी कर देते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ग्राफिक मैंने रखी है यहाँ, इसको मैंने नेट से लिया है और ये इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स सोर्स कोड यहाँ पे आया आपके पास कंपाइलर पे, कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया और लिंकर ने इस ऑब्जेक्ट कोड के साथ एडिशनल जो आपकी फाइल्स है, जैसे मैंने stream.h की बात की या कोई आपने अपनी फाइल्स बनाई उनको इसके साथ लिंक करेगा। इस तरह एग्जीक्यूटेबल फाइल्स देन लोडर के पास जाएंगे और लोडर जो है वो आपकी मेमोरी में लोड कर देगा। जब आपकी मेमोरी में ये तमाम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट कोड है ये लोड हो जाएगा, देन ये चला जाएगा आपके प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से ये एक तल्लक है, एक वास्ता है जो लिंकर और लोडर का हमारे साथ। स्टूडेंट्स, ये जितना भी हमने देखा, ये हमारा सारा जो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, यानी हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें कुछ और चीजें भी लिंक करती हैं। हम यहाँ थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। ये एक थोड़ा सा व्यू मैंने रखा है इसलिए कि मतलब थोड़ा सा रहे, लेकिन जब हम देखेंगे कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम उसको बनाएंगे, तो इन चीज़ों के साथ हमारा काम ही तल्लक रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेमोरी को मैनेज किया जाता है, ये हम देख चुके हैं कि जैसे आपकी कोई भी कॉन्स्टेंट्स या इंस्ट्रक्शन सॉरी ऑपरेंड्स या इंस्ट्रक्शन आती हैं तो सबसे पहले मेमोरी में जाती हैं, तो वहाँ पे उसको भी मैनेजमेंट, ये हमारी जब कंपाइलर का काम चलता है, वो कंपाइलेशन का काम करता है, तो उसमें मेमोरी को भी मैनेज किया जाता है। इस तरह एलोकेशन एंड डी एलोकेशन होती है मेमोरी की,
रैम को जगह देना लेना, ये काम चलता है। इस तरह रन टाइम चेकिंग है, ये हम उसको देख चुके हैं। जैसे हमने देखा था कि कोई डाटा टाइप है, वो क्या मैचिंग ऑपरेंड्स हैं या नहीं है, जिसको हमने देखा। इस तरह एरर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये भी इस रन टाइम में आपके कोड में ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। एरर्स भी होते हैं, उनको भी हैंडल करना होता है, उनको भी देखना, और कहीं एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है वो कैसे, वो भी हमारे इस रन टाइम इन्वायरमेंट में शामिल है। इंटरफेस टू ओएस है हो, तो इस तरह हमारा कोई प्रोग्राम जो है वो इनपुट आउटपुट भी ले सकता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी तल्लक होता है हमारे। हमने ऐसा कोई कोड लिखा है इनपुट आउटपुट के लिए, या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तल्लक है। ये सारी चीजें इस रन टाइम इन्वायरमेंट में। इस तरह सपोर्ट पैरेललिज्म, पैरेललिज्म में आपको समझा चुका हूँ कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है सेम टाइम एग्जीक्यूट हो सकती है, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। वैसे थ्रेडिंग है, ये थ्रेडिंग स्टूडेंट्स प्रोसेस विद इन प्रोसेस कॉल्ड थ्रेड। आप एक प्रोसेस के अंदर कोई दूसरा प्रोसेस शुरू कर लेते हैं, ये आपका थ्रेडिंग कहलाता है। अब ये सारा जो मैकेनिज्म है, ये आप जब सोर्स कोड लिखते हैं तो उस वक्त आप थ्रेडिंग का काम करते हैं, और ये शायद आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया हो। ये स्पेशली आपका जावा में ये हमारे सामने काफ़ी दफ़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे इस रन टाइम इन्वायरमेंट में हमारे सामने शामिल है। और ये रन टाइम इन्वायरमेंट वही है कि आप सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन की हद तक जब आपके सामने रिजल्ट आ जाता है, ये सारा आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसमें ये सारी चीज़ें आपकी इस्तेमाल होती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेक्चर को देखा, जिसमें हमने बैक एंड का देखा, और उसमें भी हमने इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग को डिस्कस की, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को शेड्यूल किया जाता है और कंपाइलर की उसमें क्या जिम्मेदारी है, इस चीज़ को देखा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। जी सुहा, कोई क्वेश्चन है? नो सर।